आज हम लोग डायफ्राम पढ़ेंगे। डायफ्राम इसका कंपेयर किया है मैंने एक डाई से। डायफ्राम, डाई इन फ्रेम, दैट इज काम वाली बाई, और ये यहाँ अपनी पूरी कहानी सुना रही है। डायफ्राम का शेप जो होता है ना, वो एक पैरासूट की तरह है। पैरासूट है ना, जो पेरिफेरली लोअर लेवल पे है और सेंट्रली upper level पे, just like the diaphragm. The periphery is at lower level. Here we can see this is the lower level and it ascend up and goes medially. ये बीच में ये ऊपर लेवल पे आ जाता है, just like parachute. Diaphragm is the principal muscle of respiration. दाई होने पे ही हम चैन की सांस ले सकते हैं। अगर घर में कोई हेल्पिंग हैंड हो तो जिंदगी आराम से बीत जाती है। डायफ्राम इज ए मस्कुलो-टेंडाइनस स्ट्रक्चर, इसमें मसल भी और टेंडन भी है, विच सेपरेट्स द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये थोरैसिक कैविटी हो गई और नीचे एब्डोमिनल कैविटी हो गई। नाउ कमिंग टू पार्ट एंड सर्फेसेस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के 3 पार्ट हो गए। ऊपर में ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड डोम और क्यूपोला, राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। लेकिन यह सेंटर में फ्लैट एंड है, सेंट्रली फ्लैट एंड पार्ट है, ठीक है, इसे हम लोग सेंट्रल टेंडन कहते हैं। और पेरिफेरल पार्ट जो लोअर लेवल पे है, पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट। तो पेरिफेरी जो है वो एंटीरियरली वो डेफिशिएंट है, सिर्फ थोड़ा ही सा है ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द जिफियस्टर्नम। और साइड में फिर यहाँ पे 6th कॉस्टल कार्टिलेज डाउनवर्ड 6 to 12 तक गया है, 12th rib, 6 lower 6 कॉस्टल कार्टिलेज एंड रिब्स। और पीछे अगर वर्टिब्रल लेवल की बात करते हैं तो लंबर वर्टिब्रा में इसके अटैचमेंट है। पोस्टीरियरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये ट्राउजर की तरह, जैसे ट्राउजर में 2 लेग पार्ट होते हैं ना, तो ये राइट साइड का लेग पार्ट है और ये लेफ्ट साइड का, लेकिन राइट वाला कुछ ज़्यादा लंबा है, दिस इज लॉन्ग, विच कॉम्बैट, जो कि यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये लीवर के कारण ये ज़्यादा, राइट डोम जो होता है वो लेफ्ट डोम से ज़्यादा ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर है। तो डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नीचे आ जाता है, डिसेंड डाउन होता है इसका डोम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है और हम ये इंस्पिरेशन में मदद करता है, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के लिए इसे लीवर से लड़ाई करनी पड़ती है। ये यहाँ पे लीवर है ना, तो उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो इसलिए इस तरफ ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। So right crus is more lengthier than the left crus because it has to give more pressure to contract in right side to combat the opposite reaction created by lever. Okay, तो यहाँ पे हो गई राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस हो गई, वो बात हो गई। फिर उसके बाद ये आर्च बना होता है यहाँ पे, ये मीडियल लंबोकॉस्टल आर्च या मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, और ये फिर लैटरल लंबोकॉस्टल आर्च और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, और यहाँ बीच में ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है। और जहाँ तक सरफेस की बात हो गई, ये सुपीरियर सरफेस ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ सुपीरियर सरफेस और नीचे इंफीरियर सरफेस हो गया। डेवलपमेंट कैसे हुआ दाई का, अगर हम लोग इसको दाई से कंपेयर कर रहे हैं तो दाई की हम लोग की जरूरत क्यों पड़ी है? इतना सारा काम होता है, भोर दोपहर शाम काम ही काम, इसलिए पूल ऑफ वर्क। तो ये सारे का इनिशियल्स ले लेते हैं, बी भोर, दोपहर डी, शाम एस, पूल ऑफ वर्क पी, बी डी एस पी। तो ये 4 चीज़ इसके कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट, डेवलपमेंटल कंपोनेंट ऑफ डायफ्राम। बी फॉर बॉडी वॉल, डी फॉर डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस। जितना गट होता है उसमें आगे की तरफ होते हैं वेंट्रल मेजेंट्री या पीछे की तरफ होते हैं डॉर्सल मेजेंट्री, जिसके कारण वो सस्पेंडेड रहते हैं पेटुइनल कैविटी में। वो
नाउ एज फॉर सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है? ये क्रैनियल मेजेंकाइम है। किसी भी एम्ब्रियो का दो पार्ट हो गया, एक ये सिफालिक पोल हो गया या क्रैनियल पोल, और नीचे कॉर्डल पोल हो गया। तो क्रैनियल रीजन जैसे सर्वाइकल रीजन से वो डिसेंड डाउन हो गया, जहाँ पे फोरगट और मिडगट का जंक्शन होता है उस लेवल तक आता है, जहाँ पे नीचे लीवर हुआ, और तो वहाँ तक डिसेंड डाउन हुआ। तो septum transversum is nothing but the cranial mesenchyme which is descended down, and which is entitled to make C3, C4, C5 cervical myotome. इसलिए उस रीजन का जो नर्व है वो इसको सप्लाई कर रहा होता है। यही कारण है कि सेप्टम ट्रांसवर्सम जो ऊपर से होके आया है, तो इसलिए ऊपर जो C3, C4, C5 है उस लेवल का ही इसको नर्व, जैसे फ्रेनिक नर्व, सप्लाई कर रहा होता है। अब आ जाते हैं P फॉर प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये क्रीम कलर से। तो प्लूरो ऊपर में सुपीरियर सरफेस में यहाँ पे लंग है और इनक्लोज विद इन द प्लूरा, तो प्लूरा इसको टच कर रहा है, और इसके नीचे में यहाँ पेरिटोनियल कैविटी है, तो पेरिटोनियम नीचे से टच कर रहा है। तो ये जो गैप हो गया, प्लूरोपेरिटोनियल कनाल रहता है, उसके बाद मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद डायफ्राम बन जाता है, तो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन हो गया इस जगह पे। तो अगर देखें इसको, और ये दिस इज़ द इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम, जो कि अगर हम लोग एब्डोमिनल कैविटी के अंदर घुस जाते हैं और ऊपर सिर उठा के देखते हैं, तो ये फिर ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है वर्टिब्रल लेवल की तरफ। तो सेप्टम ट्रांसवर्सम जो होता है वो सेंट्रल टेंडन बनाता है। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डोम ऑफ डायफ्राम। ओके, ये जो बडी वॉल ब्लू से हो गई, ये भी पेयर्ड है बडी वॉल। दिस इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम, ये पेरिफेरल पार्ट बना रहा है डायफ्राम का। और एकदम मोस्ट पोस्टरली ये डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस, इससे ये राइट क्रस्ट, लेफ्ट क्रस्ट और लंबोकॉस्टल आर्चेस ये सब बनते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम का ये सुपीरियर सरफेस हो गया, इन्फीरियर सरफेस हो गया। सुपीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू राइट एंड लेफ्ट लंग एज वेल एज द हार्ट इनक्लोज विद इन द फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो सबसे नीचे क्या होता है कि कभी भी अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हम लोग कैसे अपने सामान को सरियाते हैं? कार्टून लेते हैं पहले, उसमें फिर कागज़ का अस्तर देते हैं, मैंने पहले अखबार, बराबर अखबार बिछा देते हैं, उसके बाद सारे सामान को फिर अलग अखबार से बिछा के उसे रैप करके उसके बाद रखते हैं, ताकि वो सामान अच्छे से ट्रांसफ़र हो सके। उसी तरह यहाँ पे लंग जो है वो प्लूरा से इनक्लोज्ड है, यहाँ हार्ट जो है पेरिकार्डियम से इनक्लोज्ड है, लेकिन ये पूरा थोरैसिक कैविटी भी एक पेपर से इनक्लोज्ड है, ये पूरे उसके कवर लगा हुआ है अंदर से, जिसको हम लोग इंडोथोरैसिक फासा कहते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में इंडो एब्डोमिनल फासा होता है, और यही इंडो एब्डोमिनल फासा जो ऊपर में डायफ्राम को फेस कर रहा है उसे डायफ्रैग्मेटिक फासा कहते हैं। तो सुपीरियर सरफेस का रिलेशन सबसे पहले क्या हो गया? इंडोथोरैसिक फासा। उसके बाद हो गया राइट एंड लेफ्ट लंग इनक्लोज विद इन द प्लूरा, और बीच में क्या हो गया? हार्ट इनक्लोज विद इन द फाइब्रस पेरिकार्डियम। और नीचे क्या हो गया? यहाँ पे तो लीवर और यहाँ पे स्टमक दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ही होता है, यहाँ लीवर, ठीक है, और फिर इसके पीछे होता है किडनी एंड सुप्रारीनल ग्लैंड, और यहाँ पे हो गया स्टमक, किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड और स्प्लीन हो गया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि राइट डोम ऑफ डायफ्राम यहाँ पे है ना, ये राइट डोम ऑफ डायफ्राम के नीचे यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हो गई लीवर, लेफ्ट राइट लोब ऑफ लीवर, और लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम क्या? तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के कारण, एंड फंडस ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन, इसके कारण ये डोम बन गया होता है। लेकिन इसके पीछे में यहाँ पे दोनों ही तरफ यहाँ पे किडनी एंड सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। अब आ जाते हैं हम लोग ओरिजिन। डायफ्राम के 3 ओरिजिन हो गया। अगर हम लोग, जैसा मैंने बताया था, ये चारों यहाँ पे इस फिगर में देखने पे पता चल जाएगा। ये हम लोग इन्फीरियर सरफेस को देख रहे हैं, ये आगे में यहाँ स्टर्नल पार्ट है, यहाँ दोनों तरफ यहाँ पे रिब्स एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस है, तो ये कॉस्टल पार्ट है, और पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल पार्ट है या लंबर पार्ट। ठीक है, तो स्टर्नल पार्ट, ये सारा ही जो ओरिजिन है ना, ये फ्लेसी मसल्स, फ्लेसी स्ट्रिप्स निकल रहा है, और बीच में यहाँ टेंडन में कन्वर्ट हो गया है।
तो ये फ्लेसी जो यहाँ पे पार्ट है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जिफियस स्टर्नम, एक्सटर्नल पार्ट जिफियस स्टर्नम से निकल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस है, इसके इनर एस्पेक्ट से फ्लेसी स्लिप निकल रहा है। और फिर यहाँ लोअर 6 कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज नीचे 11-12 तो नहीं होगा, तो मैंने बिलो, यू कैन से बिलो 6th कॉस्टल कार्टिलेज, वहाँ से कॉस्टल कार्टिलेज हो गया। और फिर लोअर 6 रिब्स, वहाँ से इनर एस्पेक्ट से इसकी ओरिजिन हो रही है। और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, मैंने बताया ना पैरासूट की तरह होता है, यहाँ पे इस तरह से ओरिजिन होके उसका ये ऊपर की ओर जा रहा होता है। और वर्टिब्रल पार्ट में पीछे की तरफ ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो ये फिर बहुत सारे यहाँ पे 5 पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट क्रस, ये जो ट्राउज़र के लेग की तरह है, ये राइट क्रस हो गया राइट साइड में, लेफ्ट क्रस हो गया। तो राइट क्रस जो होता है वो ज़्यादा लंबा होता है L1 से L3 तक, और लेफ्ट क्रस जो होता है L1 L2 के एंटीरियर सरफेस L1 L2, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा उसके एंटीरियर सरफेस। लेफ्ट क्रस L1 L2 और राइट क्रस लंबा होगा तो वो L1 L2 L3 उसके एंटीरियर सरफेस, बॉडी के एंटीरियर सरफेस से हो गया। और उसके बाद फिर वो आर्च लाइक बनाता है। तो बॉडी ऑफ L2 से L1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस, यहाँ पे हो गया मीडियल आर्कुएट लिगामेंट या मीडियल लंबोकास्टल आर्च, जो कि पेयर्ड होता है राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। और ये यहाँ पे श्वास मेजर मसल होता है। तो ये श्वास मेजर मसल जो होता है वो आगे से ढका होता है श्वास सीथ से। तो दिस इज नथिंग बट द कंडेंसेशन ऑफ, कन्वेक्स कंडेंसेशन ऑफ श्वास सीथ, ऐसा लगता है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे क्वाड्रेटस लंबोरम मसल होता है। तो अपर कंडेंस्ड पार्ट ऑफ द सीथ ओवर द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, लैटरल लंबोकोस्टल आर्च, जो कि एक्सटेंडेड ट्रांसवर्स प्रोसेस है, जहाँ पे उसका इंसर्शन था मीडियल लंबोकोस्टल आर्च का, कि L2 से L1, ठीक है, L2 एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी से L1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, और ये L1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से T12 टिप ऑफ द 12th रिब, ठीक है, लैटरल लंबोकोस्टल आर्च। और ये राइट क्रस और लेफ्ट क्रस जो होता है वो बीच में फिर मिला हुआ होता है, और ये बनाता है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, जिसके पीछे से आटा निकल रहा है। आटा मीन्स एओर्टा, थोरासिक डक्ट एंड जाइगस वेन, ये तीनों चीज़ निकल रही होती है। तो ये पियर्स करके नहीं आता है, ये पीछे से आ रहा है। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये पियर्स कर रहे होते हैं, इन्फियो वेना कवा एंड ओएसोफेगस, जो कि हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू ये, तो हम लोग इसके दाई से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो दाई क्या होता है, दाई का जन्म ही होता है सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, सबका कष्ट भगाने हेतु। तो एस फॉर ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया, कष्ट सी फॉर कष्ट, सी फॉर कॉस्टल पार्ट हो गया, भी फॉर भगाने हेतु, तो भी से हो गया वर्टिब्रल पार्ट, ठीक है। अब इंसर्ट का हो रहा है, यहाँ से हम लोग जान गए कि ये इस जगह से ओरिजिन हो रही है चारों तरफ से। ये इंसर्ट यहाँ पे बीच में टेंडाइनस हो जाता है, टेंडन। तो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम में इसका इंसर्शन है, जो कि एक लीफ की तरह होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर, क्योंकि ये वर्टिब्रल पार्ट है ना, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। और ये हम लोग इन्फीरियर सरफेस को देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है और हेड को ऊपर करके देख रहे हैं, ठीक है। और ये उसी तरह से यहाँ पे है, ये लीफ है और हम लोग यहाँ पे नीचे से देख रहे हैं। तो ये आगे में जो है एंटीरियर एस्पेक्ट में ये ट्रायंगुलर है, और पोस्टीरियरली ये टंग लाइक होता है। तो राइट साइड का टंग जो होता है वो टंग लाइक प्रोजेक्शन वो बड़ा होता है, और लेफ्ट का छोटा होता है। राइट वाला, राइट मीन्स दायां भी होता है, और राइट मतलब सही भी होता है। ये सही बोल रहा है ये टंग, तो ये क्यों चुप बैठेगा, तो इसलिए बोलते बोलते ये बड़ा हो गया है, मैंने ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं मेजर ओपनिंग। तो यहाँ पे ये मेजर ओपनिंग हो गई। तो एक्चुअली एओर्टिक ओपनिंग जो होती है वो ओपनिंग नहीं होती है, वो पीछे से आ रही होती है, लेकिन माना जाता है इसको ओपनिंग के टेरिटरी में ये सारे कुछ आ जाते हैं। तो 8th लेवल पे, 8th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे वेना कैवा पियर्स कर रही होती है डायफ्राम को, ये फिर इन्फीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम है। 10th लेवल पे, 10th थोरैसिक वर्टिब्रल लेवल पे ओएसोफेगस, एंड 12th थोरैसिक लेवल वर्टिब्रा पे एओर्टा पियर्स कर रही होती है। अगर इसको हम लोग किस तरह से मेड से कंपेयर करते हैं, ओपनिंग
ओपनिंग मतलब यहाँ छेद है, छेद मतलब होता है डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट है तभी तो यहाँ से आ जा रहा है ना कोई सामान, तो डिफेक्ट है। तो सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या होता है दाई में, बोलती बहुत ज़्यादा है ने, पूरा ब्रॉडकास्टर, शर्मा जी के यहाँ ये चीज़ हुआ, आज वर्मा जी के यहाँ हुआ, तो वो बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर होती है, ग्रेट ब्रॉडकास्टर, जस्ट लाइक वॉइस ऑफ अमेरिका। तो VOA, इसी से एंटेरो पोस्टेरियरली अगर जाते हैं, सबसे आगे में है वेना कैवल ओपनिंग, फिर हो गया ओसोफेजियल ओपनिंग, फिर हो गया एओटिक ओपनिंग, या नहीं तो फिर सुपीरियरली टू इंफीरियरली अगर हम लोग देख लें तो 8th के लेवल पे हो गया भी, फिर 10th में OA। तो सुपीरियरली टू इंफीरियरली और एंटीरियरली टू पोस्टेरियरली किसी भी तरह से देखा जाए तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि दाई 8 बजे घर में आती है और 12 बजे तक काम करती है, सुबह के 8 बजे आ जाती है, 12 बजे तक काम करती है और पूरे टाइम बोलते रहती है, जस्ट लाइक वॉइस ऑफ अमेरिका। अब इस वाले चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, वेना कैवा, ओसोफेगस, ओसोफेजियल ओपनिंग एंड एओर्टिक। और ये याद करना होता है कि वेना कैवल की जो पियर्स करते हुए ओपनिंग है वो उसका शेप कैसा होता है। तो ये वेना कैवल का होता है क्वाड्रिलैटरल या क्वाड्रेंगुलर। ओसोफेजियल ओपनिंग जो होती है वो एलिप्टिकल होती है, एओर्टिक ओपनिंग जो होती है वो राउंड होती है। ठीक है, लेवल तो याद करना ही होता है, 8, 10, 12, 8, 10, 12, और साथ ही साथ इसका शेप भी याद करना होता है, ये वाइवा में पूछा जाता है। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। और फिर सिर्फ वही नहीं, दूसरी बात है कि सिर्फ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेना कैवल ओपनिंग से सिर्फ वेना कैवा नहीं पास हो रहा है, राइट फ्रेनिक नर्व भी जारी होती है। ओसोफेजियल ओपनिंग से ओसोफेगस, बोथ वैगल ट्रंक और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल ये जा रही है। एओर्टिक ओपनिंग से आटा, एओर्टा, थोरैसिक डक्ट और जाइगस वेन तीनों जा रहा होता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, अगर जब कोई जैसे मर गया तो RIP होता है, रेस्ट इन पीस। तो राइट फ्रेनिक, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व भी होता है लेकिन राइट फ्रेनिक नर्व भी जा रहा होता है इन्फिया वेना कैवा के साथ। तो इसे याद रख सकते हैं हम लोग, RIP, राइट फ्रेनिक नर्व। और जब डेथ हो जाता है तो कॉफिन में डालते हैं, तो इसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। उसी तरह वेना कैवल ओपनिंग जो होती है, जिससे डायफ्राम में जिससे पियर्स होकर वेना कैवा जा रही है, तो उसकी ओपनिंग भी हो गई रेक्टेंगुलर। फिर जैसे ओसोफेजियल ओपनिंग है तो लव, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल उसके साथ जा रही है, और वैगस, राइट एंड लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल से जा रही है, तो लव हो गया। प्यार मोहब्बत में पढ़ने से क्या होता है, एग्जाम में क्या आता है, वो अंडा आ जाता है, अंडा, और अंडा का साथ क्या शेप होता है, वो ओवल। तो ओसोफेजियल ओपनिंग जो होती है वो अपने साथ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल और वैगल ट्रंक, राइट एंड लेफ्ट वैगल ट्रंक को ले जा रही है, इसे ये पता चल गया लब से। और लब करने से क्या होता है, एग्जाम में अंडा मिलता है, तो शेप क्या हो गया, ओवल। अब आ जाते हैं आटा। एओर्टिक ओपनिंग सिर्फ एओर्टा नहीं ले जा रही है, थोरैसिक डक्ट और एजाइगस वेन को भी साथ में ले जाती है। और ज़्यादा आटा खाने से इन बेचारे महाशय का क्या हाल हो गया, इनके तून का, तो ये शेप हो गई है राउंड, लाइक बेली, आटा खाने से। तो एओर्टिक ओपनिंग का शेप क्या हो गया, राउंड। अब आ जाते हैं माइनर ओपनिंग। वो मेजर ओपनिंग था जो हम लोग मेड की बात कर रहे थे, बाई की, तो वो उसकी मुख्य कमी क्या थी, वो बोलती बहुत ज़्यादा थी, लाइक वॉइस ऑफ अमेरिका। इधर की बात उधर, उधर सारा ब्रॉडकास्ट करती थी कि मिस्टर शर्मा के यहाँ हुआ, मिस्टर वर्मा के यहाँ हुआ। और छोटी कमी क्या है, मिस हसगुल्ला, हंसते हंसते जब रसगुल्ला जब भी ला के फ्रिज में रखो, पता नहीं कैसे पता चल जाता था उसे, और जाके चट कर जाती थी। तो इसलिए हम लोग हंसते हंसते सारा रसगुल्ला चट कर जाती है। तो ये उसकी छोटी सी कमी थी, जो रसगुल्ला रखो फ्रिज में और फिर वो हंसते हंसते सारे चट कर जाती है। तो मिस हसगुल्ला, उसका नाम ही रख दिया था मैंने, मिस हसगुल्ला। तो एम से क्या क्या फिर जा रही है, ओपनिंग फॉर मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, मिस, तो ओपनिंग फॉर इंटरकॉस्टल नर्व एंड वेसल, एस से हो गई सबकॉस्टल नर्व एंड वेसल, फिर एस जो है वो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, हसगुल्ला,
हेमिएजाइगस वेन, सिंपैथेटिक ट्रंक एंड ग्रेटर लेजर एंड लिस्ट स्प्लैंक्निक नर्व, ये सारे ही माइनर ओपनिंग है, ठीक है, जो पास हो रही है माइनर ओपनिंग से। तो कैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। दिस इज अगेन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है, ये लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है, ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट से एक दूसरे से जुटा हुआ है। ये मीडियल लंबोकॉस्टल आर्च है, ये लैटरल लंबोकॉस्टल आर्च है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं माइनर ओपनिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक इंटरनल थोरैसिक आर्टरी आ रही है, वो दो में बढ़ जाती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और फिर मस्लोफ्रेनिक। लैटरली होती है मस्लोफ्रेनिक आर्टरी, तो ये मस्लोफ्रेनिक आर्टरी है, यहाँ लिखा हुआ है ना मस्लोफ्रेनिक। और जो उसके लाइन में होती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के लाइन में, तो वो होती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक। तो ये पहले हो गई सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, उसके बाद हो गई मस्लोफ्रेनिक। और ये सारा इंटरकॉस्टल स्पेसेस है ना, तो इंटरकॉस्टल नर्व एंड वेसल्स यहाँ पे लिख देना है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये लैटरल लंबोकॉस्टल आर्च है, ये मीडियल लंबोकॉस्टल आर्च है। लैटरल में सबसे अंत वाली इंटरकॉस्टल जो होती है वो उसे क्या कहते हैं, सबकॉस्टल नर्व एंड वेसल। तो सबकॉस्टल नर्व एंड वेसल्स जा रही होती है लैटरल वाले से। और मीडियल लंबोकॉस्टल आर्च से कौन, सिंपैथेटिक ट्रंक, मैंने एस दोनों ही आर्कुएट लिगामेंट से या लंबोकॉस्टल आर्च से एस जा रही है, ठीक है। सबकॉस्टल नर्व एंड सिंपैथेटिक ट्रंक। सबकॉस्टल मतलब सब इंस्पेक्टर खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपैथेटिक चेन मतलब सोने की चेन। सोने की चेन अगर जा रही है मीडियल लंबोकॉस्टल आर्च से, तो लैटरल लंबोकॉस्टल आर्च में सब इंस्पेक्टर तो खड़ा करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। और फिर ये राइट क्रस है और ये लेफ्ट क्रस है। तो राइट क्रस से और लेफ्ट क्रस दोनों ही से ग्रेटर लेसर एंड लिस्ट स्प्लैंक्निक नर्व जा रही है, और लेफ्ट वाले से हेमिएजाइगस वेन भी जा रही होती है। नहीं बोलते हम लोग गो टू हेल, तो हेल, तो हेमिएजाइगस वेन जो है वो लेफ्ट से, हेल HE L, तो हेमिएजाइगस वेन को बोल रहे हैं हम लोग लेफ्ट वाले से जाओ। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ द डायफ्राम। जैसे दाई का काम होता है ना झाड़ू पोछा, तो उसी तरह स्वाइप है। तो स्ट्रेनिंग, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो डिसेंड डाउन होता है, उसका जो डोम होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। नीचे आने से क्या होता है, डायफ्राम का फंक्शन हो गई, जैसे दाई जो झाड़ू पोछा लगाती है स्वाइप, तो इसका भी हो गया स्वाइप। तो एस से हो गया स्ट्रेनिंग, मसल ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग। और एब्डोमिन में स्ट्रेन लगाना हो तो फिर हम लोग डायफ्राम का यूज़ कर सकते हैं। तो डायफ्राम का ये डोम है, जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डोम डिसेंड करता है, तो एब्डोमिनल कैविटी छोटी हो गई, उसका एरिया छोटा हो जाता है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि मिचुरेशन में यूज़ होता है, डेफिकेशन में यूज़ होता है, ठीक है, फिर डिलीवरी में यूज़ होता है। तो एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग के लिए इसका यूज़ है। फिर सेकेंड हो गए वेट लिफ्टिंग। जैसे वेट लिफ्टिंग करने के लिए तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाया जाता है। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये डोम नीचे हो जाएगा तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है वेट को लिफ्ट करने के लिए, उसके लिए पैरावर्टिब्रल मसल को फ्लेक्स नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट रहना है, तभी हम लोग वेट को उठा सकते हैं। तो उसके साथ साथ डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, प्लस उसी समय सांस रोक देना होता है। तो ग्लोटिस जो होता है वोकल कॉर्ड, वो क्लोज हो जाता है, वोकल कॉर्ड के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं ग्लोटिस। तो ग्लोटिस क्लोज करके और उसके बाद फुल इंस्पिरेशन, पूरा हम लोग लंग को इन्फ्लेट कर दिए, तो वो नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ये वो लंग इन्फ्लेटेड रहेगा तो और ये नीचे ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और ग्लोटिस क्लोज हो गया, तो इतना ज़्यादा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है जो कि सपोर्ट करता है पैरावर्टिब्रल मसल को वेट लिफ्ट करने में, ठीक है। स्वाइप, आई से हो गया, फिर इंस्पिरेशन, मसल ऑफ इंस्पिरेशन, ये जब डिसेंड डाउन हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो इंट्राथोरैसिक प्रेशर ये कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ का एरिया बढ़ गया ना, ये नीचे अगर हो जाए तो ऊपर का एरिया बढ़ गया, ऊपर का एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो हम लोग एटमॉस्फेयर से प्रेशर लंग सक कर लेता है, हमारे प्रेशर सॉरी एयर सक कर लेता है, ताकि तो वो इंस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। और स्वाइप, पी से हो गई, फिर पी से हो गई
पंप, थोरैकोमस्कुलर पंप। ये जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट की, ये नीचे आ गई, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया और इंट्रा थोरैसिक प्रेशर उसी समय कम हो गया। तो ये जो है एक नीचे बढ़ जाना प्रेशर और ऊपर घट जाना, ये वेनस रिटर्न, इंफीरियर वेना कवा से वेनस रिटर्न जो ऊपर की ओर भेजेगा ब्लड को, ये सहायता करता है। ठीक है, ये हेल्प कर रहा होता है इंक्रीज वेनस रिटर्न का थ्रू इंफीरियर वेना कवा। एंड ई से हो गया इसोफेजियल इंस्फिंक्टर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये राइट क्रस ऑफ डायफ्राम जो है ये ओइसोफेगस के अराउंड यहाँ पे एक इसका एक स्लिप जो होता है वो उसके चारों तरफ से घेरा हुआ होता है, जैसा कि नेक टाई होता है ना, वैसे ही अगर हम लोग ओइसोफेगस को नेक मान ले तो ऐसा लगता है ये टाई पहना हुआ है। तो ये राइट क्रस ऑफ डायफ्राम जो है ना, यहाँ से एक स्लिप जाता है और ओइसोफेगस को चारों तरफ से घेर लेता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने पे ना ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ओइसोफेगस क्लोज हो जाता है। तो ये ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर का भी काम करता है, फिजियोलॉजिकल ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। लोग आ जाते हैं डायफ्राम के आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई मीन आर्टरी से क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, न्यूट्रिशन आता है, तो वो उसको खाना मिल रहा होता है। तो एक मेड को खाना कौन देती है, उसकी मालकिन, जो उसके ऊपर चारों टाइम उसके ऊपर जासूसी करती है, मिस स्पाई, कहीं कुछ ले तो नहीं रही है सब जगह से। तो मिस स्पाई, यहाँ पे वाई की जगह आई कर देते हैं, ठीक है, मिस स्पाई जो उसकी मालकिन हो गई। तो एम से हो गया मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, आई फॉर इंटरकॉस्टल आर्टरी, एस फॉर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक जो माइनर ओपनिंग से आ रही थी, एंड एस फॉर सबकॉस्टल आर्टरी हो गई। मिस स्पाई से हो गया फिर सुपीरियर फ्रेनिक जो सुपीरियर सरफेस को उसको आर्टरियल सप्लाई दे रहा है। फिर पी से हो गई पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, एंड आई फॉर इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इंफीरियर सरफेस से। तो ये सारे में मोस्टली यहाँ पे फ्रेनिक लगी हुई है, ठीक है, फ्रेनिक, यहाँ फ्रेनिक, फ्रेनिक, यहाँ पे मस्कुलोफ्रेनिक, चार में फ्रेनिक लगी हुई है। तो इस तरह से याद कर लेना है, मिस स्पाई, मस्कुलोफ्रेनिक, इंटरकॉस्टल आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सबकॉस्टल आर्टरी, और सुपीरियर फ्रेनिक, पेरिकार्डियो फ्रेनिक एंड इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अब आ जाते हैं नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई, तो फ्रेनिक नर्व मैंने बताया था कि सर्वाइकल मायोटोम जो होता है, सर्वाइकल मायोटोम C3, C4, C5 उस लेवल का मेसेनकाइम नीचे डिसेंड होके आया है, तो डायफ्राम का फॉर्मेशन हुआ है डेवलपमेंट वाइज। तो वहाँ की जो सप्लाई होती है C3, C4, C5 वो है फ्रेनिक नर्व, तो वही इसका मोटर सप्लाई है। और सेंसरी में होता है पेरीफेरी में बॉडी वॉल है, तो बॉडी वॉल का क्या यहाँ पे क्या सप्लाई कर रहे होते हैं, इंटरकॉस्टल नर्व एंड सबकॉस्टल। 12th वाले को क्या कहते हैं, सबकॉस्टल नर्व। तो पेरीफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम की सेंसरी सप्लाई होती है इंटरकॉस्टल एंड सबकॉस्टल, और सेंट्रल पार्ट की हो गई फिर से फ्रेनिक नर्व जो मोटर है, वही सेंसरी भी है और सिंपैथेटिक भी है। सिंपैथेटिक माने क्या, विसरल पेन ये कैरी कर रही होती है फ्रेनिक नर्व। फिर रेफर्ड पेन क्या है, रेफर टू शोल्डर एज शेयरिंग ऑफ कॉमन रूट वैल्यू ऑफ फ्रेनिक नर्व विद द सुप्राक्लेविकुलर नर्व। जो शोल्डर को सप्लाई कर रही है सुप्राक्लेविकुलर नर्व, उसकी भी रूट वैल्यू होती है C2, C3, C4, और फ्रेनिक का भी होती है C3, C4, C5। तो सेम रूट वैल्यू होने के कारण डायफ्राम में जब इरिटेशन होता है तो फिर पेन हम लोग फील करते हैं शोल्डर पे। सेप्टम ट्रांसवर्सम इज द डिसेंडेड सर्वाइकल मायोटोम, सर्वाइकल मेसेनकाइम और सर्वाइकल मायोटोम C3, C4, C5, जिस कारण से रेफर्ड पेन होते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई आर्टरी सप्लाई हो गई। अब हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज देख रहे हैं, तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वर्टिब्रा की तरफ। तो एंटीरियरली एंटीरियर सारे ही डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड को ड्रेन हो रही है। एंटीरियर में एंटीरियर डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड, और ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम है। इसे इंफीरियर सरफेस से कंफ्यूज नहीं करना, ये सुपीरियर सरफेस है। क्यों सुपीरियर सरफेस है, क्योंकि ये यहाँ पे एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, और ये राइट साइड में इंफिया वेना कवा होती है और लेफ्ट साइड में ओइसोफेगस होता है। तो ये राइट अगर है तो ये फिर सुपीरियर सरफेस है, ठीक है। तो राइट डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड लिखना है, राइट डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड अराउंड वेना कैवल ओपनिंग, और लेफ्ट डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड अलोंग या अराउंड ओइसोफेगस, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से। फर्स्ट हो गई डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस।
ये किसी का भी, अगर कोई भी आगे आदमी रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है और हाथ पैर कुछ नहीं काम कर देता है, बेचारा पैरालाइज हो जाता है। उसी तरह जैसे यहाँ पे ये डायफ्राम से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो डायफ्राग्मेटिक पैरालिसिस होती है। तो यहाँ पे डोम जो एलिवेशन होता है ये गायब हो गया, ठीक है। तो ये दो तरीके की होती है, यूनिलैटरल होती है जब एक ही तरफ कोई भी हेमी डायफ्राम, इवन राइट साइड और लेफ्ट साइड किसी भी तरफ की पैरालिसिस हो गई, और एक जो होती है कि वो दोनों बायलैटरल डायफ्राग्मेटिक पैरालिसिस। तो जिस तरफ के, सपोज हम लोग समझते हैं कि राइट साइड के पैरालिसिस हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ का जो डोम होगा ये एलिवेटेड ही रह जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एलिवेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डोम इसका नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, और फिर जब ऊपर जाता है, जब रिलैक्स होता है तो ये डोम ऊपर गया। तो ऊपर हो गया तो सडन यहाँ का जो प्रेशर है डिक्रीज किया, जो नीचे आया तो प्रेशर बढ़ा नीचे का, और फिर ऊपर गया तो यहाँ का डिक्रीज किया। तो डिक्रीज करने से यहाँ पे सडनली ये फिर थोड़ा नीचे आ जाता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब नीचे आता है। नॉर्मली क्या होता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट एंड लेफ्ट डोम नीचे आ जाते हैं, फ्लैटन हो जाते हैं। लेकिन इसमें पैराडॉक्सिकल इवेंट होता है, जिस तरफ की पैरालिसिस हो गई तो ये वाला तो फॉलो कर रहा है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये डोम नीचे आ गया, और फिर ये जब रिलैक्स हुआ तो ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो यहाँ का प्रेशर लो हो गया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर लो हो गया। तो सडन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर लो होने से ये राइट डोम जो कि पैरालाइज हो चुका है ये नीचे सक हो जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करना था तब सक नहीं हुआ, नीचे नहीं आया, और अब आ रहा है। तो इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। ये राइट साइड में होगा तो राइट पैराडॉक्सिकल इवेंट होगा, और लेफ्ट साइड का अगर पैरालिसिस हो गया तो लेफ्ट साइड का पैराडॉक्सिकल इवेंट होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल डिस्निया होता है और ये जल्दी पता नहीं चलता है। इससे हम लोग फ्लोरोस्कोपी एक जांच होती है, फ्लोरोस्कोपी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे एक्सीडेंटली अगर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने गए तो पता चल जाता है कि उधर का डोम जो होता है, मोस्टली जो राइट डोम जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर एबव होता है लेफ्ट डोम से। तो ये जो इसका जो डिफरेंस होता है ये मिट जाता है, ये लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है। और फिर पैराडॉक्सिकल इवेंट होता है, अगर हम लोग रियल अल्ट्रासोनोग्राफी जिसमें मूवमेंट देखा जा सकता है, तो फिर देखते हैं कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक तरफ पैराडॉक्सिकल इवेंट हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो डिसेंड नहीं होके ऊपर रह रहा है, और जब रिलैक्स हो जा रहा है तब नीचे आ जा रहा है। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाती है और फ्लोरोस्कोपी से पता चलती है। और दूसरी होती है फिर दोनों ही तरफ की पैरालिसिस हो जाएगी तो फिर कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, तो उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। फिर दूसरा हो गए हिकअप। दाई अगर एकाएक से कुछ खा ले तो अगर कोई देख ले या कोई भी खा ले और देख ले तो एकाएक से हिचकी आने लगता है। तो ये हो गई सेकेंड इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस विच इज़ मैटर टू बी कंसर्न, हिकअप। तो ये एक नॉर्मल भी होती है, पैथोलॉजिकल भी होती है। नॉर्मल हिकअप क्या होते हैं, जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो स्टमक जो का फंडस जो होता है वो डायफ्राम को टच करता है, तो डायफ्राम इरिटेट हो जाता है, तो हिकअप होता है। और नहीं तो पैथोलॉजिकल होता है, तो पैथोलॉजिकल कब हो जाता है, धूप में खड़े होने से। जस्ट जोकिंग, धूप मीन्स डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन, H फॉर हिस्टीरिया, U for uremia and P for phrenic nerve irritation। इन सब केसेस में हिकअप होता है क्योंकि फ्रेनिक नर्व या नहीं तो मसल डायफ्राम इरिटेट हो जाता है, वहाँ पे सिक्रीशन आ जाते हैं या नहीं तो नर्व के कारण इरिटेशन होती है। फिर थर्ड हो गया हर्निया। अगर कोई भी चुरा लेता है, कोई भी पर्सन चुरा लेता है और ले जाने लगता है, तो अगर इधर उधर से सामान गिरने लगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया हर्निया। तो
ऐसा लोग कौन होता है जो चीटर होता है, जो चीट करता है किसी को? तो हर्निया के टाइप्स क्या हो गए? तो यहाँ पे चीट के स्पेलिंग CHIT कर देना है। तो हर्निया कितने तरीके की हो जाती है? कंजेनाइटल हो गई, हाइटल, H फॉर हाइटल, I फॉर iatrogenic एंड T फॉर ट्रोमैटिक। कंजेनाइटल मीन्स बाय बर्थ, बाय बर्थ उसमें डिफेक्ट रह जाए। तो यहाँ है दो तरीके की होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले को कहते हैं मोरगैग्नी, मोरगैग्नियन हर्निया, और पोस्टीरियर वाला होता है बॉक्डेलक हर्निया, पोस्टेरोलैटरल। तो बी से हो गया बॉक्डेलक हर्निया, और ये बच्चा में होता है, माने बच्चे बाय बर्थ तो दोनों ही है, लेकिन डायग्नोज हो जाता है क्योंकि ये सीवियर होता है। तो यंग एज में जब छोटा बच्चा ही होता है तभी पता चल जाता है कि उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, लंग अप्लेसिया हो पल्मोनरी एप्लेसिया हो जाता है, बहुत डिस्निया होता है, एपरेंट डिक्स्ट्रोकार्डिया हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, ये सब सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और फिर एब्डोमिनल कैविटी की कंटेंट थोरेसिक कैविटी में चली जाती है। तो ये बहुत सीवियर केस हो गया। तो इसका बैड प्रोग्नोसिस है, बी फॉर बच्चा, बी फॉर बैड प्रोग्नोसिस एंड बी फॉर बॉक्डेलक। और ये लेफ्ट साइड में ही मोस्ट कॉमन होती है। और मोरगैग्नी ये तो पोस्टेरोलैटरल है ना, बॉक्डेलक हर्निया मैंने क्या बताया, ये पोस्टेरोलैटरल, तो उसमें लैटरल, एल फॉर लैटरल, एल फॉर लेफ्ट साइड। और एंटीरियर हर्निया को या रेट्रोस्टर्नल हर्निया भी कहते हैं इसे, या मोरगैग्नियन हर्निया। तो रेट्रोस्टर्नल, तो आर से हो गई रेट्रोस्टर्नल, और आर से हो गई राइट साइड में, ये कॉमन होती है मोरगैग्नियन हर्निया। एम फॉर मोरगैग्नियन एंड एम फॉर मैन, मीन्स ये बाद में चल के डायग्नोज हो जाती है, एक्सीडेंटली डायग्नोज होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होता है। डिस्निया ऑन एक्जर्सन ऐसा लेके प्रेजेंट करता है पेशेंट, और ये मैनेजेबल हो जाती है, उसे फिर रिपेयर कर दिया जाता है। और दूसरी हो गई हाइटल हर्निया, जो ओसोफेजियल हाइटस होती है, वहाँ पे से अगर हर्निएट करने लगे, अगर एब्डोमिनल कंटेंट थोरेसिक कैविटी में जाने लगे, तो वो दो तरीके की होती है, स्लाइडिंग होती है, एक पैराओसोफेजियल होती है। अब इस वाले में जैसे हम लोग देख लेते हैं, तो ये कंजेनाइटल हर्निया की दो वैरायटी हो गई जो मैंने बताया था। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो एंटीरियर वाले को कहते हैं मोरगैग्नियन हर्निया, जो कि रेट्रोस्टर्नल होती है, थोड़ी सी पीछे स्टर्नम के। और तो ये जो होती है राइट साइड में मोस्ट कॉमन हो गई। तो हम लोग ये देख रहे हैं इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर मुंह उठा के देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगी, इंफीरियर सरफेस देख रहे हैं हम लोग। तो ये हो गई एंटीरियर हर्निया और मोरगैग्नियन हर्निया और रेट्रोस्टर्नल हर्निया, जो कि राइट साइड में कॉमन होती है। और ये हो गई पोस्टेरोलैटरल, पी फॉर पोस्टेरोलैटरल, इसे बॉक्डेलक हर्निया भी कहते हैं, जो कि बच्चाज में होता है, ठीक है। बॉक्डेलक, बी फॉर बॉक्डेलक एंड बी फॉर बच्चा, एंड बी फॉर बैड प्रोग्नोसिस। और ये पोस्टेरोलैटरल है ना, एल से लैटरल हो गया, एल से हो गया लेफ्ट साइड में कॉमन होता है। फिर ये हाइटस हर्निया, ओसोफेजियल हाइटस से जो हर्निया हो रही है, तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ओसोफेगस है और ये स्टमक हो गया, यहाँ पे बीच में डायफ्राम हो गया। तो अब स्लाइडिंग हाइटल हर्निया और होती है पारा ओसोफेजियल हर्निया। इसमें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ओसोफेजियल कार्डियक जंक्शन। कार्डियक क्या हुआ यहाँ पे, ये कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक है। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। तो ओसोफेजियल कार्डियक जंक्शन ये ऊपर चला आया है स्लाइडिंग हर्निया में। और पाराओसोफेजियल में इसमें यहाँ देख रहे हैं कि जंक्शन वहीं पे है और साइड से एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक ऊपर चला गया है, ठीक है। एंटीरियर वॉल ऑफ द स्टमक ये प्रोट्रूट कर गया है। तो इसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये जंक्शन ऊपर चला गया है। कोई भी खाना हो रही है ऊपर में चला जा रहा है ओसोफेगस में, क्योंकि ये स्फिंक्टर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे स्फिंक्टर मेंटेन्ड है पाराओसोफेजियल में।
तो स्लाइडिंग वाले में जो इसमें मेंटेन नहीं है, स्फिंक्टर ही ऊपर चला गया है, तो हम लोग जानते हैं कि डायफ्राम से एक स्लिप आता है जो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर का काम करता है, तो यहाँ पे नहीं काम कर पा रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, तो ये ऊपर चला गया है, तो इसमें एसिडिक सिम्टम्स, एसिडिटी ज़्यादा, ये एसिडिक पेन लेके, बर्निंग चेस्ट पेन लेके आएगा पेशेंट, और इसमें वैसा नहीं होता है, ठीक है, रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस नहीं होती है, तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है। अब आ जाते हैं चीट, है ना, CHIT, चीट। हर्निया के टाइप में क्या हम लोग कंजेनाइटल देख लिए, बॉक्डाइलक एंड मोरगैग्नी, हाइटल में स्लाइडिंग एंड पैराओसोफेजियल देख लिए। इलेक्ट्रोजेनिक मीन्स सर्जन्स के थ्रू, अगर कोई डायफ्राम में कोई छेद हो जाते हैं, डायफ्राम ऑपरेशन हो रहा है, ऊपर लोबेक्टोमी, सपोज ऊपर लंग है और नीचे कुछ इंटेस्टाइन की ऑपरेशन या लीवर सिस्ट की ऑपरेशन हो रही हो, तो अगर गलती से अगर डायफ्राम में किसी इंस्ट्रूमेंट से छेद हो जाता है तो डैट इज़ इलेक्ट्रोजेनिक, सर्जन्स के थ्रू हो गए। और ट्रॉमेटिक, जब ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हो जाए या थोरेसिक ट्रॉमा हो जाए, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज कर गया तो वो फिर रप्चर हो जाता है, डायफ्राम का रप्चर हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉमेटिक। तो ये लेफ्ट साइड में कॉमन होता है क्योंकि राइट साइड में वो लीवर के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, राइट साइड, राइट डोम ऑफ द डायफ्राम, राइट साइड का डायफ्राम लीवर के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए ट्रॉमेटिक जो होता है वो लेफ्ट साइड में कॉमन होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके का टीयर होता है, तो अगर रेडियस ऐसा लगे कि रेडियस के अलॉन्ग हो रहा है तो वो रेडियल टीयर हो गई, सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग हो तो वो सरकमफ्रेंशियल टीयर, या नहीं तो दोनों ही मिला हुआ कंबाइंड टीयर, इस तरीके का होता है। थैंक यू।